नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर परीक्षा में। दोस्तों आज है 2 मई 2022। तो हम 28 अप्रैल से लेकर 2 मई तक सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों का संकलन आज की इस वीडियो में लेके आ गए हैं। दोस्तों ये जो सारे प्रश्न हैं दोस्तों, ये आपकी आगामी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए रखे गए हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है दोस्तों, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं दोस्तों दिवस के कि जो आपके परीक्षा में आए भी हैं। तो चलिए हम 1 बाय 1 सारे प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों वह है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया है? तो 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल गया है। इन चारों में आपका एक ऑप्शन करेक्ट है। वह ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी 1 मई को। यानी प्रत्येक वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल प्रत्येक वर्ष 1 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। श्रम के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने और उनकी उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पूरी दुनिया में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को प्राप्त करने में श्रमिकों के बलिदान को श्रद्धांजलि देना है। दोस्तों तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 1 मई। यह प्रश्न आपकी पिछले कई वर्षों में अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया और आने के भी प्रतियोगी परीक्षाओं में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों तो आप लोग चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना का पुरस्कार किसे मिला है? अटल सुरंग, पीर पंजाल रेलवे सुरंग, त्रिवेंद्रम पोर्टल सुरंग, जोजिला सुरंग। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है सीमा सड़क संगठन यानी BRO के इंजीनियरिंग चमत्कार अटल टनल हिमाचल प्रदेश में रोहतांग में निर्मित को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला। इस पुरस्कार के लिए 30 से अधिक अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा परियोजना को नामांकित किया गया था। IBC पुरी ने 2021 में रणनीतिक सुरंग को निर्मित पर्यावरण और उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ परियोजना के रूप में चुना है। दोस्तों तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अटल सुरंग। यानी कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना का पुरस्कार किसे मिला है? तो अटल सुरंग को मिला है। दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, हाल ही में प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड किसने जीता है? चारुदत्त मिश्रा, नीलम प्रजापति, अरुणेश कुमार, राम सिंह। तो आपका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वह है प्रसिद्ध हिम तेंदुए विशेषज्ञ वन्यजीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा ने एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति में स्वदेशी समुदायों को शामिल करने के लिए में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है। प्रिंसेस एनी ने मिश्रा को लंदन की रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी में पुरस्कार प्रदान किया। यह उनका दूसरा व्हिटली फंड एंड नेचर WAFN पुरस्कार है। 2005 में उन्हें पहला स्थान मिला था। दोस्तों तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, चारुदत्त मिश्रा। दोस्तों आपको इसी के साथ बता दें कि आप लोग अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की वीडियो, स्टैटिक जीके के भी पकड़ आपकी अच्छी हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली का डेली करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके की वीडियो भी मिलती रहती है। और साथ ही में बता दें दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चलते हैं हम अब अगले प्रश्न पर। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस बैंक को अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए 820 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्त पोषण की मंजूरी दी है? यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहे हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, यूनिटी स्माइल फाइनेंस बैंक, NSDL पेमेंट्स बैंक, स्माइल फाइनेंस बैंक। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है। तो इसी प्रकार से हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, लैंडिंग के दौरान गगन उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन सी है? दोस्तों एयर इंडिया, इंडिगो, एयर एशिया, स्पाइस जेट।
तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है इंडिगो। इंडिगो लैंडिंग के दौरान स्वदेशी रूप में विकसित उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन बन गई है। इस प्रणाली को भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह संदर्भ और अपलिंक स्टेशनों की मदद से हवाई यातायात प्रबंधन में सुधार के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सिग्नल में सुधार प्रदान करता है दोस्तों। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी इंडिगो। इसी प्रकार अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों 2022 के सम्मेलन का स्थान कौन सा है? चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के परिसर में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के 39वें सम्मेलन की अध्यक्षता की है। पहला मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन नवंबर 1953 में आयोजित किया गया था और अब 38वें सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। पिछला सम्मेलन वर्ष 2016 में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य न्यायपालिका से संबंधित मुद्दों एवं संबोधित करना और न्याय वितरण प्रणाली में सुधार के लिए उठाए जाने वाले लक्ष्यों पर चर्चा करना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी नई दिल्ली, यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों 2022 के सम्मेलन का स्थल कौन सा है? तो नई दिल्ली है दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कौन सा संस्थान त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण QES जारी करता है? नीति आयोग, श्रम और रोजगार मंत्रालय, नेस्कॉम। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह श्रम और रोजगार मंत्रालय की तीसरी तिमाही रोजगार सर्वेक्षण QES रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर-दिसंबर 2021 में 9 चयनित क्षेत्रों में 10 या अधिक श्रमिक वाली फर्मों में 4 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई। मंत्रालय का सर्वेक्षण, जिसमें से 10,834 इकाइयाँ स्थापित की गई हैं, 2013-14 से पहले तीसरे दौर में रोजगार जुलाई सितंबर 2021 में 3.10 करोड़ से बढ़कर अगली तिमाही में 3.145 करोड़ हो गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी श्रम और रोजगार मंत्रालय। इसी प्रकार से अब हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह है स्पेशल 301 रिपोर्ट जो हाल ही में खबरों में रही किस देश द्वारा जारी की गई है? रूस, चीन, USA, जर्मनी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने US ट्रेडिंग पार्टनरशिप में बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षण में प्रवर्तन की प्रभावशाली पर विशेष 301 रिपोर्ट जारी की है। हालिया रिपोर्ट में भारत, चीन, रूस और 4 अन्य देशों जैसे अर्जेंटीना, चिली, इंडोनेशिया और वेनेजुएला को अपनी वार्षिक प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा। इस साल की सूची में सभी 7 देशों को पिछले साल की सूची में थे। 20 व्यापारिक भागीदारी भी निगरानी सूची में है दोस्तों। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी USA, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलते हैं हम अगले प्रश्न में दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है भारत ने हाल ही में किस यूरोपीय देश में अपना नया मिशन खोला है? हंगरी, लिथुआनिया, लातविया, बेलारूस। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजनीतिक संबंधों और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने और बाल्टिक देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार को सक्षम करने के लिए 2022 में लिथुआनिया में एक नया भारतीय मिशन खोलने के प्रस्ताव की मंजूरी दी है। लिथुआनिया में एक दूतावास खोलने का निर्णय सरकार की विकास की राष्ट्रीय प्राथमिकता या सबका साथ सबका विकास पहल का एक हिस्सा है। लिथुआनिया में भारत की राजनयिक उपस्थिति कंपनियों के लिए बाजार पहुंच प्रदान करेगी और वस्तुओं की सेवाओं को निर्मित में सुधार करेगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है लिथुआनिया। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह है क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो खबरों में रहा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, गुजरात। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 540 मेगावाट की क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए 4,526.12 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी।
यह जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। क्वार जल विद्युत परियोजना चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, जो NHPC लिमिटेड और जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है दोस्तों। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। इसी प्रकार से अब हम चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है PM स्वनिधि योजना के लाभार्थी कौन है? SSG सदस्य, स्ट्रीट वेंडर्स, दिहाड़ी मजदूर, लघु व्यापारी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने दिसंबर 2024 तक प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि योजना जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना के माध्यम से सड़क विक्रेताओं को सस्ती समय पर मुफ्त ऋण दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य 5,000 करोड़ रुपए की राशि के लिए ऋण की सुविधा देना है, जबकि हाल ही में मंजूरी ने ऋण राशि को बढ़ाकर 8100 करोड़ रुपए कर दिया है दोस्तों। आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, स्ट्रीट वेंडर्स। इसी प्रकार अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है डिजिटल इंडिया RISC बी माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम का उद्देश्य माइक्रो प्रोसेसर बनाना और किस वर्ष तक सिलिकॉन और डिजाइन जीत हासिल करना है? 2023, 2025, 2026, 2030। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया IRCSB माइक्रो प्रोसेसर कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य दिसंबर 2023 तक माइक्रो प्रोसेसरों का निर्माण को सक्षम बनाना और उद्योग ग्रेड सिलिकॉन और डिजाइन जीत हासिल करना है। इसने शक्ति और वेगा के वाणिज्यिक सिलिकॉन में मील के पत्थर भी स्थापित किए और दिसंबर 2023 तक उनकी डिजाइन जीत गई। DIR-5 स्टार्टअप एकेडेमिया के साथ साझेदारी देखेगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों भारत को विश्व के लिए RISC 5th टैलेंट हब बनाने के साथ साथ सर्वर, मोबाइल डिवाइस, ऑटोमेटिव, IoT और माइक्रो कंट्रोलर के लिए RISC 5 SoC सिस्टम ऑन चिप्स की आपूर्ति करता है दोस्तों। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 2023 तक। इसी प्रकार से अब हम चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्मारक कार्यक्रम एंटरप्राइजेस इंडिया का शुभारंभ किया है? वाणिज्यिक और उद्योग, MSI मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने आज़ादी की अमृत महोत्सव के तहत मंत्रालय के मेगा इवेंट एंटरप्राइजेज इंडिया का उद्घाटन किया है। यह उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने और देश में कई EMS मंत्रालय की योजनाओं और पहलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्मारक उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की गतिविधियों को एक श्रृंखला है दोस्तों। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है MSME मंत्रालय, यानी कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्मारक कार्यक्रम एंटरप्राइज इंडिया का शुभारंभ किया है? तो MSME मंत्रालय ने दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह है निम्नलिखित में किस परियोजना को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है ऑप्शन ए, अटल सुरंग। यानी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में निर्मित सड़क संगठन इंजीनियरिंग मार्बल अटल टनल को 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है दोस्तों। इसी प्रकार से अब हम चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट 2022 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, जामनगर। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट गुजरात के सूरत में हो रहा है। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। पहले 2 शिखर सम्मेलन 2018-2020 में गांधीनगर में आयोजित किए गए थे और वर्तमान शिखर सम्मेलन अब सूरत में हो रहा है दोस्तों। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट 2022 की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? तो सूरत है दोस्तों। इसी प्रकार से अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है किस देश ने कथित तौर पर अपने नौसैनिक अड्डे की सुरक्षा के लिए डॉल्फिन की एक सेना तैनात की है? रूस, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है
रूस ने कथित तौर पर काला सागर में अपनी नौसैनिक अड्डों की सुरक्षा के लिए डॉल्फिन की एक सेना तैनात की है। यूएस नेवल इंडस्ट्री यूएसएनआई के अनुसार सेवास्तोपोल बंदरगाह पे प्रवेश द्वार पर 2 तैरते हुए डॉल्फिन पेन रखे गए हैं, जो काला सागर में स्थित रूस का सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक है दोस्तों। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, रूस। इसी प्रकार से अब हम चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में 7 नए कैंसर अस्पतालों की आधारशिला रखी है दोस्तों? गुजरात, असम, त्रिपुरा, नागालैंड। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो दोस्तों है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अप्रैल 2022 को डिब्रूगढ़ में एक समारोह में असम के 7 कैंसर अस्पतालों को राष्ट्र को समर्पित किया है। अस्पतालों का निर्माण डिब्रूगढ़, कोझाजार, वारपेट, दरांग, तेजपुर, लखीमपुर और जोरहाट में किया जाएगा दोस्तों। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में 7 नए कैंसर अस्पतालों की आधारशिला रखी है दोस्तों? तो असम है। यह प्रश्न जो है दोस्तों यह आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे जरूर नोट डाउन कीजिएगा अपनी कॉपी में दोस्तों। और चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले पहले विदेशी स्पिनर कौन बने हैं? सुनील नरेन, ग्लेन मैक्सवेल, रशीद खान, एडम जंपा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है कोलकाता नाइट राइडर्स के सुनील नरेन इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 150 विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचने वाले पहले विदेश स्पिनर बन गए हैं। स्टार ऑलराउंडर मील के पत्थर तक पहुंचने जब उन्होंने दिल्ली कैपिटल के खिलाफ मैच में ललित यादव का विकेट लिया। कुल मिलाकर वह आईपीएल में 150 से अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में 8वें स्थान पर है दोस्तों। हमारा जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए, सुनील नरेन। इसी प्रकार से अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, शांति, एकता और विकास रैली 28 अप्रैल को किस राज्य में हुई? असम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल 2022 को कार्बी आंगलोंग जिले में दीपू में शांति, एकता और रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं का आधारशिला भी रखी है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, त्रिपुरा। इसी प्रकार से अब हम चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में कौन सा देश पीएम मोदी को यूरोपीय यात्रा का हिस्सा नहीं है? जर्मनी, फ्रांस, इटली, डेनमार्क। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 4 मई 2022 तक जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। यह 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विदेश यात्रा होगी। यह विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और साथ ही द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, इटली। यानी कि निम्नलिखित में कौन सा देश पीएम मोदी की यूरोपीय यात्रा का हिस्सा नहीं है? तो इटली दोस्तों। इसी प्रकार से हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह, कौन सी भारतीय अभिनेत्री 75वें कान फिल्म समारोह की जूरी का हिस्सा होंगी? दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, काजोल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है, दीपिका पादुकोण को 75वें कान फिल्म महोत्सव के लिए विशेष जूरी का हिस्सा बनने के लिए चुना गया है। अभिनेत्री ने खुद अपने सोशल मीडिया पर ऑस्कर विजेता फिल्म निर्माता असगर फरिहादी, ब्रिटिश अभिनेत्री और फिल्म निर्माता रेबेका हॉल, स्वीडिश अभिनेत्री नूमी रैप्चे और इतालवी अभिनेत्री जैस्मीन ट्रेंकी, फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक लाउडेजली सहित अन्य जूरी सदस्यों की एक छवि साझा करके खबर साझा की है। और नॉर्वेजियन फिल्म निर्देशक जोयम अटायर भी थे दोस्तों। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दीपिका पादुकोण। इसी प्रकार से अब हम चल रहे हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, कौन सा देश कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला पहला देश बन गया है? पोलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन। हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है डेनमार्क। डेनमार्क कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।
डेनिश स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कहा कि महामारी को नियंत्रण में लाया गया है और देश में अच्छी स्थिति में। डेनमार्क के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि टीकाकरण के लिए निमंत्रण अब 15 मई के बाद जारी नहीं किए जाएंगे दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, डेनमार्क। यानी कि डेनमार्क कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला देश का पहला देश बन गया है दोस्तों। इसी प्रकार से हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, किस अरबपति ने ग्लोबल माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदने का सौदा किया है? जेफ बेजोस, एलोन मस्क, वारेन एफे, बिल गेट्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है शीर्ष माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनी ट्विटर के बोर्ड के अरबपति एलन मस्क ने 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अधिग्रहण प्रस्ताव की सहमति व्यक्त की है। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार एलन मस्क 273.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित कुल संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वह इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला और एरोस्पेस फर्म स्पेस एक्स चलाते हैं दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, एलोन मस्क। इसी प्रकार से हम चल रहे हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, खबरों में रहा कुरिल द्वीप समूह पर किन देशों का दावा है? चीन और रूस, जापान और रूस, यूक्रेन और रूस, ब्रिटेन और रूस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है, जब से सोवियत संघ ने 1945 में कुरिल द्वीपों पर विजय प्राप्त की तब से जापान द्वारा स्वामित्व को चुनौती दी गई है। 2022 में डिप्लोमेटिक ब्लू बुक के नवीनतम संस्करण में, जिसे जापानी विदेश मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया था, उत्तरी क्षेत्र में द्वीप है जिन पर जापान की संप्रभुता है, लेकिन अब रूस द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है जापान और रूस। इसी प्रकार से हम चल रहे हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, त्रिपक्षीय विकास निगम TDC फंड किस देश की एक नई कूटनीतिक पहल है? रूस, भारत, चीन, USA। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है भारत के केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने हाल ही में त्रिपक्षीय विकास निगम TDC नामक एक मंच शुरू किया है। इस फंड में भारत प्रशांत क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में निवेश के लिए राज्य के समर्थन के साथ निजी क्षेत्र में शामिल होंगे। इसका उद्देश्य चीन की बेल्ट रोड इनोवेशन, एक वैश्विक बुनियादी ढांचा विकास रणनीति का विकल्प प्रदान करना है। UK BRI के लिए 5G परमाणु और उच्च गति वाली रेल प्रौद्योगिकी पेशकश करता है दोस्तों। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। इसी प्रकार से हम चल रहे हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, 2021 में वैश्विक सैन्य व्यय पर सिप्री डेटा में भारत का रैंक क्या है? दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा प्रकाशित वैश्विक सैन्य खर्च पर नए आंकड़ों के अनुसार 2021 में कुल वैश्विक सैन्य खर्च 0.7% बढ़कर 2113 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। यह लगातार 7वां वर्ष था जब खर्च में वृद्धि और पहली बार 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार किया गया है। 2021 में 5 सबसे बड़े खर्च करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम और रूस थे, जो कुल खर्च का 62% था। आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, तीसरा स्थान है भारत का। इसी प्रकार से हम चल रहे हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले आहार 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? नैनीताल, नई दिल्ली, गांधीनगर, मुंबई। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्माता विकास प्राधिकरण, भारत सरकार संवर्धन संगठन के सहयोग से एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 आयोजित कर रहा है। मेला नई दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा है। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अनुसार कृषि उत्पादों की विभिन्नता क्षेत्रों के 80 से अधिक निर्यातक मेले में भाग लेंगे। एपीडा ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिमालयी राज्यों के नियुक्तियों की महिला उद्यमियों, FPO, स्टार्टअप और बाजरा के निर्यातकों को स्टॉल बनाए हैं दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली है। इसी प्रकार से दोस्तों हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है आप लोगों के लिए दोस्तों, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, खबरों में रहा कुरिल द्वीप समूह किन देशों का दावा है? तो आप लोग इसे कमेंट करके बताएंगे
कि किन दो देशों का दावा है। इसी प्रकार से दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।